हमारी अर्ज ये है कि हुदैबिया पेपर मिल के केस को अब जब 13 मुख्तलिफ जजेस ने, मुख्तलिफ अदवार ने उसके ऊपर कोई प्रोसेस करने के काबिल ज़िक्र भी नहीं जाना और उन्होंने उसको क्वॉश किया उस रेफरेंस को, तो इस बात को अब एक ऑनरेबल तौर के ऊपर दफन किए जाने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारा जो इल्ज़ाम है इन पे कि गल्फ स्टील के पास पैसा ही नहीं था, वो तो नुकसान कर रही थी, तो इन्होंने किधर से पैसा आ गया ये सारा, ये फ्लैट्स के लिए और ये छतरियों को किधर से पैसा दे दिया। असल में इसहाक डार का जो कन्फेशन है, वादा माफ गवाह बने थे वो, उन्होंने जो अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट में लिखा है वो है मनी ट्रेल, वो है ट्रेल। और आज क्या हुआ? आज मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को। इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये गैर कानूनी है। और इमरान खान, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, क्या तुमने खुद इसी नईम बुखारी के सामने जब हम टीवी पे इंटरव्यू किया, तुमने नहीं कहा कि ये सब नाली की बंदूक की नाली पे स्टेटमेंट लिए गए और किसी अदालत में ये खड़ी नहीं हो सकती? इट्स लाइक मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर कुड बी मेंटल और एनीथिंग, इट डज नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अभी जो इमरान खान साहब का इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के हवाले से बयान सुन रहे थे, वो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट इसहाक डार साहब के हवाले से नहीं है। ये एंकर ने इमरान खान साहब को सवाल मियां साहिबान के बाहर जाने के हवाले से किया था और उसी ज़िम्न में इमरान खान साहब ने जिक्र करते करते ये बात की। इस इंटरव्यू में, इस जवाब में इमरान खान साहब के इसहाक डार साहब ज़ेरे बहस नहीं है, जैसे दानियाल अजीज साहब फरमा रहे थे। बहुत ही पेचीदा और आपको सुन के शायद आप महजूज हों, आपको हंसी आए, आप सोचें कि हमारी सियासत बहुत अफसोसनाक है। कि जो इसहाक डार साहब की हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से, जो मनी ट्रेल के हवाले से जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आप अदालत के अंदर बात सुन रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के अंदर ये बात फिर दोबारा से इसकी बाज़गश सुनाई गई है। ये बहुत पुराना रेफरेंस है और इसकी जो नई किस्त है इस रेफरेंस की कहानी की, वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ये इंस्टीट्यूट हो चुके थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में। तो कहानी उस दौर से शुरू होती है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरहूम बेनजीर भुट्टो साहिबा आपस में बनती नहीं थी और मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ बनाया जाते थे। हुदैबिया पेपर मिल्स वही केस है जिसके अंदर इसको रेफरी जज साहब ने क्वाश भी कर दिया और जब खुद मियां साहब जब हुकूमत में थे तो तब इस रेफरेंस को जो है देखना नसीब हुआ कि ये खत्म हो सकता है और ये खत्म किया गया मियां साहब के दौर के अंदर ही। एक और इंटरेस्टिंग इसमें डिटेल है, पहले जो रेफरी जज थे ये स्प्लिट डिसीजन था। एक जज ने कहा कि इस रेफरेंस को दोबारा खोल देना चाहिए, एक जज साहब ने हाई कोर्ट के कहा कि इस रेफरेंस को नहीं खोलना चाहिए। ये नायब चेयरमैन की तरफ से अपील लाहौर हाई कोर्ट में गई जब एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया। उसके बाद ये केस चला, एक जज साहब की राय मुख्तलिफ थी, एक जज साहब ने कहा कि ये खोल दिया जाए, इसलिए इसको नजमुल हसन साहब हाई कोर्ट के एक जज थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास ये केस पहले दिया गया। चीफ जस्टिस गालिबन उमर अता बंदयाल साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के उन दिनों, और उसमें जज साहब ने कहा कि जी ये तो मैं मुकदमा नहीं सुनूंगा, मीडिया में मेरे खिलाफ तरह तरह की इस केस के हवाले से बातें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि मैं शरीफ खानदान के करीब हूं, सो आई विल नॉट गो इनटू दिस कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी बैक इनटू 90s में हुदैबिया पेपर मिल्स की शुरू हुई, तो ये जज साहब ने हाल ही में कहा 2014 में गालिबन कि जी मैं इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं सुनना। फिर एक और जज साहब को दिया गया जिन्होंने कहा कि जी ये केस ही खत्म कर दें। इसकी अहमियत क्या है? इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है जिसमें मनी ट्रेल बताया जा रहा है, उसके हवाले से आज एक जज साहब की तरफ से बहुत ही क्रिटिकल और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है।
उन्होंने कहा आप डबल जेओप्रेडी की बात करते हैं, एक ही मुकदमे में 2 दफा सजा की बात करते हैं, तो हम इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वजीर आजम साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में चौधरी जाफर इकबाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं खुरम शेर जमान साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर इकरामुल हक साहब जो माहिर कानून है, इस केस के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। थोड़ा डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा इस केस के हवाले से, क्या इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो वाकई मियां साहब के हवाले से इस्तेमाल की जा सकती? मुकदमा तो खत्म हो गया डॉक्टर साहब। जी, असल में अब मामला जो है वो चूंकि एक इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का भी है और उस ज़िमन में इन फ्लैट से रिलेटेड जिस कंपनी का जिक्र है वो हुदैबिया पेपर मिल के खिलाफ रिकवरी सूट लंदन में भी हुआ था, तो गो के इस सारे मामले में हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला भी जुड़ा हुआ है। तो उसको देखते हुए सबको इस बात का अंदाजा है कि इस मामले में रेफरेंस जो था नैब में, और उससे पहले जैसे आपने फरमाया हाई कोर्ट के अंदर हुदैबिया पेपर मिल का केस FIA के हवाले से भी चला और बाद में नैब के हवाले से भी चला। तो हुदैबिया पेपर मिल में जब भी फैक्ट्स पढ़ते हैं तो वो नैब का रेफरेंस हो या वो पहले का मामला हो, उसमें डायरेक्टर्स के नाम में मियां मोहम्मद शरीफ, मिसेस शमीम अख्तर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां अब्बास शरीफ मरहूम, मिसेस मरियम सफदर, मिसेस सबीहा अब्बास, मिसेस हुसैन नवाज, मियां हुसैन नवाज और मियां हमजा शहबाज वगैरह के नाम भी आपने, और ये इल्जाम सीरियस था कि पोजेशन ऑफ ए ह्यूज इलिसिट प्रोसीड्स। अब ये मामला जो है अगरचे कानूनी तौर पर इस अंदाज में खत्म हुआ कि रेफरी जज के फैसले के बाद उन्होंने फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की, जिस पर अदालत उज़्मा ने सख्त नोटिस भी लिया है कि वैसे तो आप हर केस में चले आते हैं अदालत उज़्मा में मामला हो या ना हो, लेकिन क्योंकि ये दिसंबर 2013 के बाद के फैसले में हुकूमत में नवाज शरीफ साहब और फैमिली के बाकी अरकान में खास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब आ चुके थे, तो फिर रेफरेंस फाइल बतौर एहतियात भी कर देना चाहिए था। क्वैश हो जाता ऊपर जाकर जो जजमेंट थी रेफरी जज की आप होल्ड हो जाती, तो कम से कम कोई उंगली ना उठा सकता कि बाकी केसेस में तो आप इनवेरिएबली डॉक्टर साहब मियां साहिबान ने तो नहीं करनी थी ना ये अपील, तो नैब ने अपील करनी थी ना, अगर कोई अग्रीव्ड होता तो नैब अग्रीव्ड होता इससे। जी, नैब पे ही यही इल्जाम है, वारहा सुप्रीम कोर्ट मेगा केसेस से लेकर सब में कह चुकी है कि दरअसल अदारे कैप्टिविटी का शिकार है और वो अपने फराइज अदा नहीं कर रहे, इसीलिए ओगरा के केस में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से अपील का कहना पड़ा था। और आपको याद होगा कि इन केसेस में जब ये इक़्तिदार में थे तो इवन इनकम टैक्स में रेफरेंसेस फाइल नहीं किए गए थे, और जिसे बाद में 8 साल बाद जो था वो कंडोनेशन हुई, फिर हुआ, फिर हालिया तौर पर हाई कोर्ट लाहौर ने उसको खत्म किया। ये एक हिस्ट्री है कि जब भी ये इक़्तिदार में होते हैं इनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल नहीं किए जाते, आगे अपीलें फाइल नहीं की जाती, जबकि बाकी पाकिस्तान के शहरियों के साथ ये सलूक नहीं होता। तो ये एक बुरी बात है। ठीक है, मैं इसी बात को आगे लेके चलना चाहता हूं। खोखर साहब ये बताइए, ये रेफरेंसेस तो फाइल हो जाते हैं लेकिन लटकते रहते हैं वो हवा में, वो किसी कंक्लूजन पे, इसमें भी आप देखें कोई फैसला नहीं होता है, इसके अंदर स्प्लिट डिसीजन आ जाता है, रेफरी जज के पास चला जाता है, वो कहता है जी हमारे मुताबिक तो ये केस नहीं चल सकता, और अपील नैब की तरफ से फाइल होती नहीं है, केस आगे चलता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फॉरम जो है वो मौजूद होता है, वैसे ही खत्म हो गया। तो क्या ये वैसे ही बनाए जाते हैं, हवा में होते हैं केसेस? सवाल ये। देखिए फैसल साहब, जो डॉक्टर साहब ने इस वक्त केस का पूरा बैकग्राउंड दिया, उन्होंने बड़ा एक मुकम्मल और जामे उन्होंने उसके ऊपर रोशनी डाली। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जिसकी तरफ निशानदेही की है, अब वो माहिर कानूनदान है, उन्होंने कहा है कि नैब ने जो अपील फाइल करनी थी उस फैसले के खिलाफ, नैब ने अपना रोल प्ले नहीं किया और अपील फाइल नहीं की। ठीक है,
अब अगर नैब सुप्रीम कोर्ट में चली जाती तो शायद वहां पर जो फैसला है वो शायद मुख्तलिफ होता। तो ये जो चीज है, सिर्फ इस आंसर का होना नैब की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सीरियस डाउट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। और खुसूसन जब PMLN हुकूमत में हो, जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हो, इसहाक डार साहब हुकूमत में हो, और तब ये काम हो कि नैब उनके खिलाफ अपील दायर ना करे, तो फिर सारा का सारा सिस्टम जो है उसके ऊपर शदीद क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कह रहे हैं कि आपके अंडर अगर नैब होता तो इसमें अपील फाइल हो गई होती। नैब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इंडिपेंडेंट लॉ के तहत एक ऑटोनोमस अदारा, अगर वो ऑटोनोमस है तो उसकी जो ऑटोनोमस इंपार्शियलिटी है वो ये डिमांड करती है कि नैब फिर किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा। लेकिन हम देखते क्या है, यू कांट हैव बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट ना जी। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर रहा मियां साहब के अंदर। फैसल भाई ये कह रहे हैं कि चाहे हमारी हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हमारे पीपल्स पार्टी के साथ तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का रवैया होता है, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे साथ एक बड़ा विजिबली एक बायस्ड रवैया होता है। अगर ये पहनावा आपके साथ नैब का रवैया अच्छा नहीं था, बिल्कुल सदर जरदारी साहब के खत का मामला था, चौधरी साहब हाथ बंधे हुए थे, उनके कुछ भी नहीं कर सके। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, और चीफ जस्टिस होने के हर रोज उन्होंने नैब के चेयरमैन को बुलाया होता था, और हमारे ऊपर इंक्वायरीज लॉन्च हो रही होती थी जिनका अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकल सका। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, हमारा एक वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस चीज पे निकाल दिया कि उन्होंने लेटर नहीं लिखा। यहां पर एक प्राइम मिनिस्टर, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर एक इंटरनेशनल स्कैंडल आया, जिस इंटरनेशनल स्कैंडल में बिलियंस ऑफ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन मार्क्स हैं, और उसके ऊपर अभी तक जो है एक फैसला नहीं आ सका। पीपल्स पार्टी का एक व्यू है इन तमाम चीजों पर, हिस्टोरिकली अगर आप देखें, अभी भी अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारा तो तिया पांचा इन्होंने कर देना था। अब हम ये वैसे कैसा व्यू है आपका, और ये हमारे साथ तो हमेशा इंस्टीट्यूशनली ज्यादती हुई। अब देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का जो केस है, क्या आज वो केस किसी भी मुझे बताइए में एज प्रेसिडेंट मुझे ये बताइए खोखर साहब कि मियां साहिबान के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया ट्रायल कोर्ट ने, सजा नहीं दी उनको तैयारा अखबार केस के अंदर? सर अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया तो उस हमला केस में भी वो बच गए। आपको पता है उनके कौन कौन अपनी मेंबरशिप से चला गया और सियासत नहीं कर सक रहा आज तक? उस केस की वजह से कौन थे इंस्टिगेट करने वाले, कौन थे? मॉडल टाउन के अंदर किलिंग्स हुई, वहां पर इनोसेंट लोग मारे गए, आज तक कुछ उसका नतीजा निकला? काजी फायज ईसा कमीशन रिपोर्ट, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अभी आज से 1 महीना पहले, मुझे आखिरी पॉइंट कंप्लीट करने दें, आज से 1 महीना पहले उन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हुकूमत की नेशनल एक्शन प्लान, वजारत दाखिला की कारकर्दगी, वजीर दाखिला के हवाले से उन्होंने सीरियस क्वेश्चन उठाए, आज तक उस पर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होना। हुकूमत ने वो कमीशन की रिपोर्ट उठा के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की रद्दी की टोकरी में फेंक दी, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। उनके वुजरा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि ये चने तुम्हें चबाने महंगे पड़ सकते हैं। ये किस तरह की हमारे आज भी कह रहे 2 नस्लों का हिसाब देना पड़ेगा। बाबर अवान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि नोटिस मिला तो कख ना हिला और उनका लाइसेंस मुअत्तल हो गया। इरफान कादिर साहब हमारे अटॉर्नी जनरल थे, उनके शायान शान नहीं था, he was an officer of the court. बाबर अवान साहब was an officer of the court, who should have preserved the integrity of the institution. सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स, एक लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर बड़ा सीरियस रिएक्शन है। मैं तो समझता हूं कि कोई रिएक्शन आ जाएगा अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ आया, और फिर भी इन चीजों के ऊपर कोई खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है। तो हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हिस्टोरिकल, उसके हमारे पास रीजंस हैं। अब हम देखते हैं, हमने तो अपने पीटीआई में दोस्तों को कहा था कि आप खाली एज एन ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर ज्यादा नजर आ रहे हैं इस तमाम एपिसोड के अंदर, सिटिंग ऑन द फेंसेस एंड वॉचिंग। मैं बाद में सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया जी, ब्रेक मिनट्स दे दीजिए नैब से, जिसके अंदर पार्डन ग्रांट किया गया सेक्शन 26 के तहत इसहाक डार साहब को। अगर उसमें साबित हो जाता है कि जी इसहाक डार साहब से तमाम कानूनी तकाजे पूरे हो चुके थे, उनको पार्डन ग्रांट कर दिया गया था और केस खत्म हो गया, तो फिर आपका केस क्या रह गया? खुर्रम साहब। नहीं सर, देखें, हमारा केस खाली इनके ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बेशुमार चीजें, बेशुमार सबूत है। देखें, इनका सबसे बड़ा मसला यह है कि देवर बेसिकली ब्लफिंग। इन्होंने टीवी पे भी ब्लफ किया, और इन्होंने जो अपनी नेशनल असेंबली में इनकी स्पीच थी वो भी इनकी ब्लफ थी। इनको तो एक शॉक मिला कि जब इनकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई। अब देखें ना कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। नैब के ऊपर सवाल है कि क्या वजह कि नैब ने आज तक जो है तहकीकात इसहाक डार के ऊपर नहीं की, क्या वजह है कि उसको उन्होंने दफन कर दिया। असल में देखिए बात यह है कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं भी इस किस्म का अगर केस चल रहा होता तो उस मुल्क के वजीर आजम को जो है इस वक्त स्टेप डाउन करना पड़ता। उसकी वजह यह है कि उस केस की न्यूट्रलिटी नहीं रहती है कि जितने इदारे हैं, चाहे वो नैब कहें, चाहे वो FBI
कहें, ये सारे इदारे तो उनके मातहत हैं, वो तो आवाज नहीं उठा सकते। अब ये समझ में नहीं आता कि चीजों को बार बार घुमाकर कहीं इधर ले आते हैं, कभी कतरी लेटर ले आते हैं। हम तो इनसे इतनी एक ईजी सी एक सवाल करते हैं कि क्या बीबीसी झूठ बोल रही है? अगर वो झूठ बोल रही है तो उसको आप सू कर दें। क्या ICIJ गलत है तो आप उसको सू कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि केस तो आप समझेंगे बिल्कुल इस वक्त गेम ओवर है इनका, और इनके पास इतनी चीजें बची नहीं है। इसाक डार की भी चीजें वो आगे आएंगे, आप देखना ये उसके अंदर भी फंसेंगे। नैब से भी बिल्कुल सवालात करने चाहिए कि क्या वजह है कि केसेस को आगे क्यों नहीं लेकर गए। अब 93 की बात होती है कि 93 में फ्लैट लिए, हम कहते हैं 93 में आए, फिर ये कहते हैं 2006 में लिए। तो जो मेरी नजर के अंदर ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इनके पास जितना केस बढ़ता रहेगा, जितना ये प्रोलॉन्ग होता रहेगा, हमारे पास तो और शवाहिद आते रहेंगे। 93 पूरी का दुनिया किसने में कहा लोग जो किसी ने ओन किया 93 के फ्लैट्स हमारे पास हैं। हमने तो जो देखा उसके अंदर तो वो बता रहे हैं कि जी वो रेंट पे, हसन साहब का है एक इंटरव्यू हार्ड टॉक के अंदर टिम सेबास्टियन साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि रेंट बेसिस के ऊपर रह रहे हैं हम। सर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो इनकी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होती रही हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल कर रहा है कि इतना मैसिव जो है क्यों फर्क है आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर। टीवी में स्टेटमेंट्स आपके इंटरव्यू देते हुए दूसरी हैं, कोर्ट में आपके स्टेटमेंट देते हुए दूसरी हैं, नेशनल असेंबली में देखिए ये कतरी लेटर, हम कहते हैं कि कतरी लेटर उस वक्त कहां था? नेशनल असेंबली में जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चल रही थी उस वक्त इन्होंने कतरी लेटर का जिक्र क्यों नहीं किया? गल्फ स्टील के बारे में जो बात करते हैं, देखिए गल्फ स्टील तो ऑलरेडी आपके लॉसेस में थी, वो तो पैसा बना ही नहीं रही थी। अब मजे की बात ये कहते हैं कि जनाब वो पैसा जो है वो हमने गाड़ियों में लाद कर भेजा है। कभी ऐसा लगता है कि ऊंटों के ऊपर उन्होंने लाद के भेजा है, फिर ये कहेंगे वो आपको सोशल मीडिया देख के महसूस हो रहा होगा ऊंटों वाली बात। अच्छा मैं जरा चौधरी साहब से जवाब ले लूं। चौधरी साहब, इसहाक डार साहब ने बिल्कुल मनी ट्रेल दी हुई है अपने कन्फेशन के अंदर, हुदैबिया के अंदर, और उन्होंने पार्डन भी लिया हुआ है नैब से, और इस शर्त पे लिया हुआ है कि मैं आपको सारा कुछ सच सच बता दूंगा, मेरी जान छोड़ दीजिए। तो नैब चेयरमैन ने उस सेक्शन के तहत कहा कि क्योंकि मैंने इसहाक डार साहब से एविडेंस, सबूत लेना था, इसलिए मैं उनको पार्डन ग्रांट कर रहा हूं, और उसके नतीजे में इसहाक डार साहब ने सारा कुछ बता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे सवालात और सारे ही हुकूमती पार्टी के लिए होने भी चाहिए। जितना बड़ा आपका मनसब होगा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जितने ज़्यादा आपके हासिदीन होंगे, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। PTI के लिए तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीता, वजारत उज़्मा मिली, काम करने का मौका मिला, और फिर एहतसाब करने वालों ने एहतसाब किया। किसी को किसी अदालत में नहीं जाना पड़ा, वाम की अदालत बहुत भली अदालत लगी, और लोगों ने जरदारी साहब की तस्वीर गायब कर दी, पूरी सियासी नजरिया गायब कर दिया लोगों ने, कि पार्टी वालों ने तस्वीर गायब कर दी? पार्टी वालों में मेरे हल्के में मेरे मुकाबिल जो साहब थे, हल्के की बात कर रहे हैं, उनको तो नहीं उन्होंने तस्वीर लगाई जरदारी साहब की इंतखाबात में, इसलिए कि वो जो तवक्को थी वोटों की उससे भी कम होने थे। रही बात PTI की, तो मेरे भाई अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक ही बात बड़ी वो तलब के साथ, और लबो लहजा भी बड़ा उसमें ज़बरदस्त होता है जब ये PTI की दोस्त, वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर कम निकले, वजारत उज़्मा के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है तब हासिल होती है। ऐसे नहीं है, दम ना निकले, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप 2-4 जलसे जुलूस करें और उसके बाद आप जो वजारत उज़्मा की वो तलब में लग जाए। दो चीज़ें मेरे भाई ने की, ये लफ्ज़ अच्छे नहीं लगे मुझे, PTI का कोई शख्स ये लफ्ज़ कहे, ब्लफिंग, और बहुत शौक हुआ। जो ब्लफिंग हम धरना पॉलिटिक्स में देखते रहे, हर रोज एक नई स्टेटमेंट, हर रोज एक नया दावा, नया वादा, नई उम्मीद, नई आस, और जो शौक इनको रोज वहां लगते थे, जब हाजिरी कम होती जा रही थी, जब वो सबूत की बात करें ना, आप कहां से कहां जा रहे हैं, आप सबूत की बात करें, आप हकीकत पे बात करें, जब आप पे जा रहे हैं, आप टाइम जाया करें। आप लोगों का इशू यही है कि जब दूसरा गुफ्तगू करने लगे, आपने गुफ्तगू फरमाई, मैं खामोश रहा। अगर आप मुझे सुनना पसंद करेंगे मैं बात करूंगा। जनाब हाँ, मैं मुराद सईद नहीं हूँ, जाफर इकबाल हूँ। आप मुझे बात करने दें और अपने वक्त पे आप अपनी बात करें। हमें ये तरबियत नहीं दी गई कि हम किसी को खाम खा तंग करें या उनके लिए उनकी बात में कोई रखना डालें। सबूतों की बात, सबूतों के भी ऊँटों से मुझे याद आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ये लफ्ज़ हैं जो भाई ने बोले कि हम ऊँटों पे लाद कर इलेक्शन धांधली के सबूत लाएंगे। वो ऊँटों का जिक्र अभी किया, वो सबूत ना आ सके।
आज भी हम तो ये कहते हैं, वजीर आजम ने कहा था कि पाकिस्तान का कोई इदारा बुलाएगा हाजिर होंगे, और अभी तीनों नस्लों का हिसाब वहाँ पे दिया जा रहा है। अदालत के अंदर ये सारी बातें करें, इनके पास मनी ट्रेल है वो भी लेके आए, कोई प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो भी लेके आए, कोई हमने जो कुछ छुपा रखा है इनके बकौल और इनको वो इल्म है तो वो जाहिर करें कौम के सामने, वो क्यों छुपा के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इतना अच्छा मौका मिला है, इनकी ख्वाहिश पे सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनना शुरू किया। अब ये वकला बदलते हैं, वकला वहाँ माजरत इख्तियार करते हैं और कुछ ला के चले मेरे मुतलक ये कह लें कि जी मैं जाहिर नहीं करता, मैं तो पहले से मेरे पे ये इल्जाम आ गया, मैं जाहिर क्यों करूंगा। क्या जाहिर नहीं कर? वो कह रहे हैं जी हम असासे जाहिर नहीं करते, हम मनी ट्रेल नहीं बता रहे, वो नहीं कर रहे। तो इनको जब सारी चीजें इल्म है और वो लेहें ला के पेश करें। 3 मौके ऐसे होते हैं, पहले जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो उस वक्त चैलेंज किया जा सकता है, क्या किसी ने मियां नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर चैलेंज किए? इनके पास ये सारा इल्म था, ये जरूर चैलेंज करते। और आज मैं कहता हूं इनकी खुशकिस्मती है, और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती जिसे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भरपूर मौका है, वहां पे जो जो हमारे झूठ हैं वो लाके सामने रख दें, वो पेश कर दें और सुप्रीम कोर्ट हमसे वो पूछ लेगी, हम वजाहत कर देंगे। अगर ये आपको पता है एक रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जो एविडेंस गैदर किया जाता है वो भी एडमिसिबल होता है। मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब से डॉक्टर इकरामुल हक साहब मुझे सुन सकते हैं आप? जी जी मैं सुनता हूं। डॉक्टर साहब वो एविडेंस के अंदर है, लॉ के अंदर कि अगर मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू कोई एविडेंस गैदर होगा तो वो जो है कोर्ट कंसिडर उसको एविडेंस को कर सकती है। मॉडर्न डिवाइसेस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है जिसके अंदर वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स की स्टेटमेंट्स हैं। जी ये तो देखिए असल बात स्टेटमेंट ही काफी नहीं होता, मामला तो ये है कि उससे तो वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि असल में हर जो भी स्टेटमेंट हो या कोई पेपर हो उसकी रेलेवेंस उसका प्रूव करना कि एलिगेशन के नुक्ता नजर से हम उस स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं। यहाँ मामला ये था कि इल्जाम लगे पनामा में, पहले जो ऑफ स्प्रिंग थे उन्होंने खुद ही आकर कई टीवी इंटरव्यूज में, अभी तो हमने 4 अप्रैल की रिपोर्ट्स नहीं देखी थी जो दुनिया में एक ही दफा में रिलीज की गई, उन्होंने खुद ही अपनी पोजीशन डिफेंड की। फिर 2 मरतबा कौम से खिताब में और 1 मरतबा नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खुद वजीर आजम मोहतरम ने आकर अपनी पोजीशन वाजे की। अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो कंट्राडिक्शंस है वो कितनी मटीरियल है, उसका ताल्लुक जो है वो किसी ऐसे लॉ से तो नहीं हो जाएगा जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि गलत बयानी हुई। ये तो अभी देखिए ना मामला यहाँ आएगा कि अगर वो सक्सेसफुली साबित कर देते हैं कि ये मेफेयर के फ्लैट्स जो हैं वो वाकई दादा जान के पैसों से दिए गए हैं वाया कतरी, तो फिर ये है जो नवाज शरीफ साहब वगैरह ने बयान दिए हैं हाउस ऑफ लोर वजीर आजम मोहतरम ने, तो वो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइल्मी के जिम्मन में आ जाएंगे। मगर अगर पहले वाला फैक्ट साबित ना हुआ तो फिर जो बयान था उसकी अहमियत और हो जाएगी, फिर शायद हम कह पाए कि वो गलत बयानी के जिम्मन में आते। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते इस मौके के ऊपर। मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ किस्म के बयान जरूर मौजूद है, मगर अभी सबको लिंक अप होना है और मेन मामले से हटना नहीं चाहिए कि असल इल्जाम इस पूरे मामले में पनामा लीक्स के जो रोशनी में सिर्फ और सिर्फ एक है कि उनकी कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं, उस ऑफशोर कंपनी के जरिए वो कुछ प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और उसका मनी ट्रेल चाहिए कि ये पैसा जो है किसका है, किस कहाँ से गया और उसका असल मालिक कौन है। क्योंकि वजीर आजम मोहतरम तो तब उनका ऐलान अपने साथाजात में करते जब वो उनके होते, जब उनका मुसलसल इसरार ये है कि ये मेरे नहीं है और वो इसमें साबित करने में कामयाब हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इससे हमें बहुत हद तक इस वक्त जो आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर बहरान का सामना है कि हमारे मोहतरम वजीर आजम पर एक ऐसा इल्जाम लग गया है जिससे वो बरी जिम्मा हो, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब जी जाफर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ऐड सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म की उस तकरीर में ये बात उन्होंने कही कि हमारे पास बहुत सारे शवाहिद और चीज़ें हैं जो वक्त आने पे ज़रूरत पड़ने पे अदालत के सामने रखेंगे और जो भी मेरी फैमिली में से किसी को बुलाया जाएगा, बेटों में से। नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि कतर से जो पैसा जनरेट हुआ उसके थ्रू फ्लैट्स खरीदे गए ना,
तो दुबई इज नॉट देयर, जो कहानी अब अदालत के सामने, यही बात हम कॉन्ट्रडिक्शन की कर रहे हैं कि दुबई, और सर ये भी कहा कि जैसे चाहे हमारे से एहतसाब कर लें, दुबई जैसे चाहे एहतसाब कर लें। जी हमने ये बिल्कुल हमने कहा, हम इस पर आज भी कायम है, और सबसे बड़ा एहतसाब 2018 के इंतखाबात में होगा, और उस वक्त पूछा जाएगा कि 5 साल नहीं होगा। सबसे पहले आपसे नहीं तमाशा बनाया, आज आके बात पहले मॉडल टाउन में जो आपने कत्ल गारत की है ना, पहले उसका हिसाब होगा, उसके बाद पनामा का हिसाब होगा, फिर आप जाएंगे। आप इसको इलेक्शन को जो है वो एहतसाब बना देते हैं, ये इलेक्शन होता है। नहीं मैं देखिए, नहीं फैसल भाई, एहतसाब एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, जो होता ही नहीं है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हो सकता है, अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, करप्शन है, तो उससे क्या मतलब है कि 5 साल आप करप्शन करते हैं? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये वजीर आजम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात की, आप लोग तहरीके इस्तेहकाक लेके आते हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्या हो जाता है असेंबली के, ये क्यों हो रहा है? देखिए आप सक्सीड नहीं कर सकेंगे। बुनियादी जो बात है वो ये है कि शुरू दिन से लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर की पहली स्टेटमेंट और आज का जो स्टैंड है उसके अंदर ला इंतहा कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक पूरी तिलस्म में होशरुबा है कि उन्होंने खड़ी कर दी, कतर से एक शहजादा आया, उसने आकर हमें ये पैसे दे दिए। ये चीजें दे विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट, और फॉर दैट मैटर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो इसके अंदर सबसे जो हमें जिस चीज का खदशा है वो ये है, फैसल साहब मैंने पहले भी अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने अभी पहले आज से 1 माह कबल हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट दी है एक कमीशन ने। अगर इस मामले में भी कमीशन बनता है, और अगर कमीशन बन के उस कमीशन की रिपोर्ट का भी यही नतीजा निकलना है जो माजी में काजी फायज ईसा कमीशन का निकला, तो फिर हम विल बी बैक एट द स्क्वायर वन। मेरे ज़हन में एक सवाल क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं ना, मैं उस रिपोर्ट के बारे में 2 लफ्ज कह लूं, बहुत रिपोर्ट के बारे में और बिटर है। रिपोर्ट के बारे में 2 लफ्ज आप सवाल सुनेंगे खुश हो जाएंगे। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये टीवी टॉक शोज के अंदर आके तो आप बड़ा भरपूर आपने केस बनाया हुआ मुस्लिम लीग नून की जगह, उधर से आप कहते हैं कि हम चलेंगे जनाब और वहां पे बहुत बड़ा जलूस लेके निकलेंगे, वो डेट खत्म हो जाती है। हम पूछते हैं जनाब अब क्या आप करेंगे, आप कहते हैं कि जी अब हम असेंबली में जिद्दोजहद शुरू करेंगे, जिसके लिए अभी आपको इलेक्शन लड़ना है, असेंबली के अंदर आना। तो ये why is this contradiction? Why are you fighting it out on TV? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आप पूरे इस नैरेटिव में मिस कर गए जी, और वो मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं सेनेट के अंदर जो हमने कानून पास किया, और जो कानून ऑपोजिशन का मुत्तफिका कानून है, हैंडीकैप, क्योंकि अब आप नेशनल असेंबली के अंदर प्रेशर ये डाल रहे हैं कि उसके अंदर के हमने कैटेगोरिकली लिखा है कि अगर कमीशन एक बनता है और कमीशन की रिपोर्ट की वही हालत होती है जो काजी फायज ईसा कमीशन की रिपोर्ट की हुई है, उससे बचने के लिए एक ऐसा कानून जिसका हमने सेनेट से पास किया है कि 3 महीने के अंदर उसने हर सूरत प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के बारे में तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल करनी है, और उसका फैसला जो है, लेकिन वो असेंबली से जब तक पास नहीं होगा वो कानून नहीं बन आपको वजीर आजम के गिर्द दायरा तो खींचना है। अब वजीर आजम अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कमीशन की सूरत में बच निकलते हैं, उसको समझा जाएगा कि जी के ट्रक की बदली है, माजी में कई मैं यही सर्कल्स की बात कर रहा हूं जो सैंड के अंदर है। इसी सर्कल को तोड़ने के लिए हमने कहा कि वो सेनेट का जो कानून है वो पास किया जाए। होने दें असेंबली के अंदर, आप क्यों रोकते हैं? बहस से किसी ने नहीं रोका जी, बिस्मिल्लाह, जरूर आए, कल आज भी इजलास हुआ। तो आप क्या पीटीआई के बेंचेस के ऊपर क्या मेंबरान लेने गए थे नेशनल असेंबली? नहीं, मेंबरान नहीं गए थे। कौन गया था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कर रहे थे? जी मैं बताता हूँ। एवरीबॉडी वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑपोजिशन डेस्क, वो ट्रेजरी बेंचेस के अंदर थे। जो रवायात हैं असेंबली की, जो मैंने 3 साल में देखा, पहले हम विजुअल्स देखते थे, अब खुद वहाँ बैठा हूँ, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि कोई चंद लोग शोर कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, ये एक हिस्सा है, होना चाहिए, नारेबाजी हुई, कोई ऐसी बात नहीं। जी बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े मैच्योर, बड़े सीनियर, बड़े धीमे मिजाज के और बाइखलाक फ़र्द मेंबर कौमी असम्बली हैं। ही वेंट टू शाह महमूद कुरैशी जस्ट टू रिक्वेस्ट, एंड ही रिक्वेस्टेड दैट, नवीद कमर साहब ने वहाँ मौके पे मौजूद थे, सुना भी, वो कह रहे थे कि भाई अपने ये दोस्तों को समझाइए, पहले भी पीपल्स पार्टी वाले ने अब ये समझाइए। जी है, देखें ना, जो बात है वो है, जो है वो है, वही गवाह है अभी भी जी। वहां उनके सामने बात हुई ना, इतना कहा उन्होंने कि जी आप ये शोर गोगा ना दोस्तों से कहिए, ना करें। आपने बात कर ली, अब ख्वाजा आसिफ साहब करेंगे, उसके बाद फिर ऑपोजिशन की बारी है जिसने बात करनी है। तो वहां से पहल हुई, वो अकेले गए थे। मैं बताऊं कहां से हुई पहल? जहां से हुई कि आप कोई तहरीके इस्तेहकाक लगने ही नहीं देते,
आप बात ही नहीं करने देते हैं उसके ऊपर। साहब उसके ऊपर बताता हूं। नहीं, इस चीज पे बात करने दें कि प्राइम मिनिस्टर ने मिसलीड किया है नेशन जी, को। इसी के सीरियस जी, इसी के ऊपर जब एक चीज बनती नहीं थी, इसके बावजूद स्पीकर साहब ने कहा मैं दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए कमेटी को भेजता हूं कि वो इसे रिकंसिडर करे। नंबर 1। नंबर 2, दे वर अलाउड टू स्पीक ऑन दैट इशू। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उसके ऊपर खुल के बात करें और अगर वो उसे साबित करें तो जी बिस्मिल्लाह लाएं। और इसी पे आगाज किया खुर्शीद शाह साहब ने, और आगे जो है शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे। जब उनके किसी के पास दलील खत्म हो जाए तो फिर उसकी आवाज शाउटिंग हो जाती है, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, और ये सब ने देखा। और आज भी लोग उड़ उड़ के पीछे से और फिर गायब हो किसने मारा? जाते हैं। नहीं, थप्पड़ किसने मारा? थप्पड़ साहब से पहले कैमरे में साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। मेरी पहली बात तो है कि मैं आपके यहाँ पे बैठे हुए एक प्रोग्राम में पूरी कौम से बतौर रुकने असेंबली माफी मांग चुके हैं। मैं मांग चुका हूँ कि ये जो कुछ हुआ, लेकिन थप्पड़ मुराद सईद ने शुरू किया, अमजद खान ने शुरू किया, और बाद में फिर देखिए जब उन्होंने शुरू किया वो तो अकेले वहां गए थे। इसके ऊपर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली वो प्रिजर्व्ड है, वो जो फुटेज है ना, जी वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजर्व्ड है, 100% है। अब जो 3 बातें मैं करना चाह रहा था वो ये है कि पहले मियां नवाज शरीफ का ये चौथी दफा एहतसाब हो रहा है और वो पूरी फैमिली हाजिर है, भले वो एहतसाब करें, कोर्ट में बुलाएं, पूछें, हम हाजिर हैं। किसने किया मियां साहब का एहतसाब? जी मुशर्रफ दौर में क्या हुआ? वो तो एक डिक्टेटर का दौर था, वो तो उससे सब क्या होगा? उसको कहें कि कोई जरदारी साहब ने एहतसाब आपका किया हो, को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में एहतसाब हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में ये सारे केसेस बने, सारे केसेस लगे। क्या हुआ इनका? नहीं, ये अलग बात है क्या हुआ। अब ये भी अलग बात है। आईसीआईजी की जो इन्वेस्टिगेशन है ये अलग बात है, ये भी एहतसाब है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। इंक्वायरी है जो हुकूमतें उस वक्त थी, नतीजे में आप जो हुकूमतें थी, अब इसका इल्जाम अंदर ये होना चाहिए था। सकते। और फिर पीपल्स पार्टी भी मेरे भाई बात कर रहे हैं, दे हैव बीन गवर्नमेंट फॉर होल 5 years, उसके अंदर करना चाहिए था। आज क्यों ये चीख के बात करते हैं? करते हैं तो साहब बुलाते हैं, छुपाई हुई थी बाहर, तो आप निकालते हैं भाई, आप निकालते आपकी कंपनीज हैं, आप निकालते ना, यू आर इन गवर्नमेंट। और फिर एक बात हुई उस जो जनरल फाइज ईसा कमीशन की रिपोर्ट की, हाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा, बहुत सारी कोताहियां होंगी हमारे अंदर। हमारा कोई ऐसा काम नहीं जिसका मैं दावा करूं कि ये 100% परफेक्शन है, लेकिन अब 2 चीजों को सामने रखें। एक वो वजीर दाखिला जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी में और रेंजर्स के स्क्वाड लेके, और एक जो हकीमुल्लाह और एक वो वजीर दाखिला जो रेंजर्स के स्क्वाड लेके नहीं फिरता, जिसने कराची ऑपरेशन को लीड किया, जिसने वजीरिस्तान के ऑपरेशन को लीड किया, और आज और पीपल्स पार्टी के दौर के अमनो अमान की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क है। एक वो वजीर दाखिला जिसने लाख और 1.5 लाख रुपए में कलाशनकोव के लाइसेंस बेचे और अपने सारे मेंबरान को सैकड़ों में लाइसेंस दिए, और लोगों ने पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब की, और हम आज वो इनका किया धरा धो रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं। खोखर साहब, हमारे पास बतौर जर्नलिस्ट बहुत रिक्वेस्ट आती थी, वो कहते थे रहमान मलिक साहब जो है वो लाइसेंस बना रहे हैं, हम उनको हाथ जोड़ा करते थे। जो खुदा का हमारा ये काम नहीं है, हम फैसल साहब जो हमारी कोताहियां थी उसका नतीजा तो हमने भुगत लिया। अब गुजारिश ये है कि अगर इनके वजीर दाखिला जो हमारे कारनामे हैं उनका रिवार्ड हम लेंगे। उन्होंने कहा सिटिंग जज इनके वजीर दाखिला के बारे में कहता है कि वो इस काबिल नहीं है, सीरियस लैकूनाज हैं। हमें ये बता दीजिए, अब आज दानियाल अजीज साहब एक पेपर लहरा रहे थे और कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब जब मिनिस्टर थे उन्होंने कन्फेशन किया हुआ है, चोरी भी की हुई है, माफी भी मांगी हुई है, जुर्माना भी दिया हुआ है, और अभी उनकी पनामा की कंपनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई, वो भी समाअत आनी है। आप भी अपने लोगों को पेश करेंगे इस तरह और कहेंगे कि जी हम तो नहीं सपोर्ट करते, बिल्कुल अदालत इनका ट्रायल करे, केस बनता है तो इनको सजा दें जहांगीर तरीन साहब को, या इमरान खान साहब की कंपनी का अगर केस बनता है तो आप डिसाइड करें। देखिए सर, असल में बात यह है कि ये जितने भी हैं ये हैं ब्लैकमेलर्स। अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है, देखें आप तो इक्तिदार के अंदर हैं, आप तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए, आपका काम है, इतने सालों से आप खामोश क्यों बैठे हुए थे? आपको जिसके खिलाफ जो एक्शन लेना आप लें, आप नैब को इस्तेमाल करें, FBI को करें, FIO करें।
अब बात सारी ये आ जाती है कि हैविंग एक्सेप्टेड, कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि लंदन के फ्लैट्स आपके पास हैं। चौधरी साहब फरमा रहे थे कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा मौका मिला है, आप सबूत फराम करें। जनाब, सबूत तो आपने फराम करने हैं, क्या हमारा काम है सबूत फराम करना? ये कतरी लेटर तो ये कन्फेशन है पूरा कि आपने जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब आप मुझे बताएं कि ये मुड़ के कहते हैं कि हमने सबूत फराम करने, अब ये बातें करते हैं उसकी रहमान मलिक की बातें करें। आपका टॉपिक चल रहा है पैनामा का, आप बताएं, आप मनी ट्रेल अभी तक दे नहीं पाए, अवाम को अपनी बेवकूफ बनाया हुआ है। आप बातें करते हैं 2018 की इलेक्शन की। जनाब, ये मॉडल टाउन में जो आपने कत्लो गारत की है, क्या आप इससे बच जाएंगे? ये अवाम का जो इतना पैसा लूटा है, आप इससे बच जाएंगे? आप इलेक्शन की कौन सी बातें कर रहे हैं? जब मैंने ये बात कही कि दुनिया के अंदर कोई भी वजीर आजम अगर इस वक्त होता तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता, उसकी वजह यह थी चौधरी साहब कि ये एक इखलाकियात है, ये न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। आप इदारों को तबाह कर चुके हैं, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आपके लिए सबसे बड़ा मसला पैदा किया, इससे पहले तो कोई सामने आपके खड़ा नहीं हुआ है। हर किसी को तो आप खरीद लेते थे, इदारे आपने खरीदे हुए। कौन सा इदारा जो आपके सामने खड़ा हो सकता है? कोई इदारा खड़ा नहीं हो सकता है। लिहाजा आवाम को टीवी पे बैठ के चौधरी साहब बेवकूफ ना बनाए। और दानियाल अजीज जैसे बदतमीज शख्स के बारे में तो मेरे ख्याल से मुझे कोई आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। कोई जो उनकी जो जबान उनकी है दानियाल अजीज साहब की, या जो जबान आपके जवाब ना दें। आप जहांगीर तरीन साहब का मैं प्रोसेस के हवाले से पूछ रहा था ना, सर मैंने आपसे कहा कि जिस शख्स के खिलाफ कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग है या उसने कहीं कानून तोड़ा है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास इदारे हैं, आप उनके खिलाफ केसेस करें। हमें अगर जहांगीर तरीन साहब ने अगर कोई अपने सबूत पेश करना होगा करेंगे। इसको आप क्यों पैनामा से जोड़ते हैं? आप आवाम को क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश करें? आपका जो कतरी लेटर है वो तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ कर बना रहे हैं आप। लोगों ने अपना जो है वर्डिक्ट दे दिया आपके खिलाफ। पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि आप इस वक्त गिल्टी हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये पाकिस्तान का आइन तो कहता है किसी एक जुर्म की बिना पर एक बार से ज्यादा मुकदमा चलाया नहीं जा सकता और ना ही उस शख्स को सजा दी जा सकती है। तो जो कह रहे हैं इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के हवाले से मीटिंग मिनट्स दिए जाएं कि कैसे पार्डन हुआ, क्यों माफ किया गया, क्या प्रूफ आया था, तो व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट अप टू? देखिए, वो कोई इनको दोबारा सजा देने का खुदा ना खास्ता मामला नहीं है। मामला सिर्फ एक सादा सा है कि देखिए, ये जो फेक अकाउंट्स का इल्जाम पहली FIR से लेकर आखिर में नैब के रेफरेंस 5 of 2000 में स्टिक किए हुए हैं। मामला उसका एक और केस में इसका रेफरेंस आ गया है कि क्या ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। और वो जो काजी फैमिली के नाम पर अकाउंट खोले गए और मनी बाहर गई, देखिए ये कंपनी बहुत लॉसेस में थी। इसके सिर्फ 95 मिलियन का पेड अप कैपिटल था जो सडनली 647 मिलियन का हो गया। और मनी आई तो देखिए, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है वो तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी 2009 में इनके खिलाफ ऑफशोर कंपनीज के ही तो पता चला कि मोहतरमा मरियम सफदर इसकी बेनिफिट, उससे पहले तो किसी को पता नहीं था, वो पूछते भी ना, उनको क्या जरूरत थी। मगर जब उन्होंने ये लॉ पास किया 2009 में तो सारी कंपनियों की ड्यू डिलिजेंस दोबारा से हुई और उसमें ये फैक्ट्स आए। हमारे यहाँ भी यही मामला रहा कि जो 92 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया गया, उसके तहत ये था कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और उसने अपनी कंपनी में ही फायदा उठाना शुरू कर दिया। देखिए, लेजिस्लेटर भी आप 92 में एक लॉ आपने अच्छी नीयत से बनाया, बाद में पता चला कि तो आपकी कंपनी में कुछ फेक अकाउंट खुले थे और उन अकाउंट की प्रोटेक्शन में आपने ये नहीं कहा कोर्ट में कि जी देखिए ये इल्जाम जो FIA ने लगाया है तो ये अकाउंट फेक है, हम इसकी तरदीद करते हैं। आपने सहारा ले लिया उसके सेक्शन 5 का कि जी सेक्शन 5 के तहत आप सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली आप टेक्निकल ग्राउंड पे उसको नॉकआउट करना चाहते थे फैक्ट के ऊपर। देखिए ना, आप ये कहते हैं जी मैं सेक्शन 5 को एक तरफ रखता हूँ, ये तो इल्जाम ही कि ये फेक अकाउंट है, मैं इसको डिसमेंटल कर देता हूँ, ये तो आज तक नहीं हुआ। अच्छा, वो चलता चलता उस रेफरेंस पे भी मामला आ गया, वहां पे भी जाके ये कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, कोर्ट के सामने होना चाहिए नैब से, क्योंकि उस वक्त जो सेक्शन ई था, सॉरी जो क्लॉज ई था सेक्शन 26 नैब ऑर्डिनेंस का, उसमें वर्डिंग जो थी मजिस्ट्रेट नहीं थी जो बाद में ऐड हुई थी। कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, ये तो टेक्निकल फ्लॉ रह गया, आप ऐसा करें कि री इन्वेस्टिगेट कर लें, इस पे तो पाबंदी नहीं है। फिर वो रेफरी जज ने कहा कि री इन्वेस्टिगेट भी नहीं हो सकता। मेरा अर्ज का मकसद ये है कि कोई डबल जॉपर्डी का मामला नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि वो जो पहली ट्रांजैक्शन है जिसका तस्करा बैंक का रिकॉर्ड तो जाया नहीं हुआ ना,
आप दिला के साबित कर दीजिए कि जी ये अकाउंट बोनाफाइडी थे और ये मनी वाकई पाकिस्तान से बोनाफाइडी बाहर भी गई और अंदर भी आई, तो बात खत्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान में पैसा लाना तो कोई जुर्म नहीं है, बाहर में जाना तो जुर्म था। अब आज भी आप कह रहे हैं कि ऑफशोर अकाउंट और ऑफशोर एसेट हम सारे वाइट करना चाहते हैं, उनको हम एमनेस्टी देना चाहते हैं। वो बड़े डरे हुए लोग हैं, उनको नया पकड़ लेगा। भाई आप चोरी करते हैं फिर बाद में आप उनकी प्रोटेक्शन के लॉ बनाते हैं, यानी वो आज मजलूम हो गए। अभी आज जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहे हैं कि इन लोगों का एमनेस्टी दीजिए, बड़े मजलूम लोग हैं, ये नैब से डरे हुए हैं। ये ऐसा जब वो मुल्क से चोरी करके बाद पैसा दे रहे थे, भले वो जमीर खान तरीन हो, भले वो अलीम खान हो, भले वो कोई और आदमी हो, तो उस वक्त वो डरे हुए नहीं होते। और जब उनको पाकिस्तान का कानून हाथ ले तो फिर वो कहें जी हमें एमनेस्टी दे दे, जी हमें 92 के प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमी, भाई वो वापस लाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर आप क्यों किस चीज की एमनेस्टी दे रहे हैं? आज भी कह दीजिए सबको कि जी हम कोई एमनेस्टी नहीं दे रहे, जो भी ऑफशोर जाना चाहता है। इदारों वाली बात तो ठीक हुई ना कि तबाह कर दिए हमने इदारे। जी देखिए ना, मैं ये कर रहा हूँ, आज भी तो वो सेक्शन मौजूद है प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, तो आप एमनेस्टी क्यों दे रहे हैं? सारों को कहिए कि जी जिसके तहत हमने फायदा उठाया था आप सारे भी फायदा उठा लीजिए, मामला खत्म करें। चीज बड़ी अहम है कि हुकूमत तैयारी कर रही है एक और एमनेस्टी स्कीम लेकर आने की, जिसके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने वो तैयार कर लिया है लॉ, और वो उसके तहत जिन जिन लोगों ने बाहर ऑफशोर कंपनीज बनाई वो उसको अगर एक दफा डिक्लेयर कर दें तो उनसे कोई सवालात नहीं पूछे जाएंगे। इस कानून की भी तैयारी हो रही है SCCP के अंदर ये कानून। डॉक्टर साहब मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि ये मुकदमा जो है इन प्रिंसिपल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, क्योंकि PTI कहती है बेनामी है, सारी दौलत मियां साहब ने MS करके बाहर रखी है। लेकिन अगर ये प्रूफ मरियम नवाज साहिबा का होता है कि वो कह रही थी कि कंपनी हमारी नहीं है, तो उनकी कंपनी अगर निकल आती है, सुप्रीम कोर्ट बाद में ये फैसला करता है, तो कौन कौन इफेक्ट होने जा रहा है इस मुकदमे से? जी बिला आखिर तो देखिए ना, सारी बात ये है कि हुसैन नवाज साहब सामने आकर कह रहे हैं कि ये मेरी है। अगर वो फेल साबित नहीं कर सके तो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि, और ये दादा जान की भी अगर साबित ना हो सकी तो फिर तो जो है बारे सबूत जो है वो चला जाएगा वजीर आजम मोहतरम तक कि वो ये साथ है। देखिए आप बच्चों के लिए भी जिम्मेदार है, नैब ऑर्डिनेंस भी यही कहता है और यही बात जो है ये उसमें भी लिखी। डॉक्टर साहब नैब ऑर्डिनेंस के तहत तो नहीं ट्रायल हो रहे, 184(3) के तहत उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर ये फैक्ट फाइंडिंग आ जाती है? नैब का केस भी बनेगा। उसके अलावा इलेक्शन लॉ के अंदर सेक्शन 12 जो है जो डिपेंडेंस की बात करता है वो फाइनेंशियल टर्म्स में है कि आप किसी के नाम पे पैसे रख दें तो सारे कवानीन हरकत में आएंगे। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की कोई भी फैक्ट फाइंडिंग जो अगर एडवर्स आ गई तो बहुत से कवानीन हरकत में आ जाएंगे, इनकम टैक्स का कानून भी, FIA का कानून भी, उसके बाद फिर इलेक्शन लॉज भी और फिर नैब भी। वो बराह रास्त तो केस नहीं काटेंगे ना, वो तो एक फैक्ट फाइंडिंग दे देंगे, फिर उसके जो भी नतायज होंगे वो तो अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर होंगे। तो ऐसी फैक्ट फाइंडिंग से बचने के लिए इनको अपने हैंड्स क्लीन करने के लिए फौरी तौर पर वो जो ओरिजिनल अकाउंट्स है जिसका इल्जाम हुदैबिया पेपर में आया था, जहां से पैसा बाहर गया फिर वापस आया था, उसको क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि कचरी बात और दुबई वाली बात तो साबित नहीं होनी, क्योंकि बैंकों से लोन लेने के लिए तो बैंक मौजूद थे मगर बैंकों से मनी ट्रांसफर करने के लिए बैंक इस्तेमाल नहीं किए थे। ये एक बहुत बड़ा सेल्फ कंट्राडिक्टरी इशू है जिसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। ठीक है, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, खुर्रमशेर जबान साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन, एसेंशियल इज मनी ट्रेल, आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से मजीद सवाल होंगे, प्लीज डू कीप अ वॉच फॉर दैट। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।